नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश यूसीसी की एबीसी। जी हां, साल 1949 की बात है। संविधान सभा की बैठक चल रही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गर्मा गर्म बहस जारी थी। कई नेता इसके पक्ष में थे, जबकि कई इसके विरोध में भी तर्क दे रहे थे। तब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि अगर राज्य के पास शक्ति है तो वो इसे तुरंत ही लागू कर देगा। मुझे लगता है कि ऐसा करने वाली कोई पागल सरकार ही होगी। बहरहाल वक्त बदल चुका है। करीब 70 साल बाद आज की सरकार के मुखिया की पहल पर देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग समान कानून, संविधान और मुसलमान। भोपाल के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने जैसे ही एक सांस में इन शब्दों का उच्चारण दोहराया, समझने वाले समझ गए कि बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी का व्याकरण तैयार है। 2024 के लाल किले की लड़ाई की लकीर खिंच चुकी है। एजेंडा सेट हो चुका है। राम मंदिर और धारा 370 की कहानी पुरानी हो चुकी। अब तीसरे चुनाव की रवानी है, इसलिए बीजेपी भी इस मुद्दे पर लौट आई है, जो उसके एजेंडे में दशकों से तीसरे ही नंबर पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंध में निर्णय है और असमानता होनी नहीं चाहिए, विसंगति होनी नहीं चाहिए, भेदभाव होना नहीं चाहिए। समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग तक न्याय के अधिकार पहुंचने चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। ये तो संविधान सम्मत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार बनी और उन्होंने मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास, और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि उसमें देश का जो भी संसाधन है, पहला हक गरीबों का है। गरीब मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। तो उसके क्रम में आज जो गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में चली, वो गरीब हिंदुओं को भी फायदा मिला और गरीब मुसलमानों को भी फायदा मिला। और बड़ी संख्या में इस बार मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त होगा। सरकार के कारकुन कॉमन सिविल कोड की अच्छाइयां गिनाते थक नहीं रहे। उम्मीद तो इन्हें ये भी होगी कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से जैसे ही इसका जिक्र फसाना होगा तो विपक्ष खुद ब खुद हमले का निशाना ढूंढ लेगा। फिर वार होगा, पलटवार होगा और इस तरह चुनाव से पहले चुनाव का माहौल सेट हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। केजरीवाल विरोधाभासी राजनीति के सबसे बड़े राजकुमार हैं। उनके सियासी स्टैंड से ये एक बार फिर साबित होता है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर
अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। सिद्धांत पर समर्थन के आम आदमी पार्टी के इस स्टैंड ने बीजेपी को जितना चौंकाया होगा उतना ही विपक्ष के उनके उन साथियों को भी जरूर अचरज में डाला होगा जो कुछ दिनों पहले उनसे पटना में मिले थे। 23 जून को पटना में महागठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल जरूर हुए, लेकिन दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख से नाराज होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय सीधे दिल्ली निकल गए और आज उन्होंने यूसीसी पर बीजेपी को नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन देकर एक तरह से विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां जो कल तक कड़े शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर रही थी, वो अब इस मुद्दे पर थोड़ा सोच समझकर बोल रही हैं। आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? प्रधानमंत्री जी का ये चुनावी भाषण है। पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उन्होंने राजनीतिक दलों को बुला करके, स्टेक होल्डर्स को बुला करके कभी इस पर चर्चा नहीं की। ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाएगा। धर्म, पंथ, मजहब का है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। अगर वाकई में केंद्र की भाजपा सरकार का कुछ करने का इरादा ही है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 40 और 41 के उपबंधों पर पहले काम करे, उसके बाद 44 की बात करे। जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आता है, देश के मुसलमानों पर बहस भी अपने आप शुरू हो जाती है। दावा किया जाता है कि मुसलमानों के मजहब का ढांचा कुछ ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा प्रभावित वही होंगे। ऐसे में उनके रहनुमा होने की राजनीति करने वाले एक बार फिर पर्दे के आगे दिखने शुरू हो गए। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? 1 नेशन, 1 इलेक्शन, 1 टैक्स, 1 लॉ, 1 कल्चर, 1 रिलीजन, 1 आइडेंटिटी, और अब तो 1 फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। 22वें लॉ कमीशन ने यूनिवर्सल सिविल कोड पर 1 महीने के अंदर लोगों से विचार मांगे, मगर इस बीच इस पर प्रधानमंत्री के बयान ने ये करीब करीब तय कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बेहद अहम मुद्दा होने वाला है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितना और किस हद तक आगे बढ़ती है और इसके जवाब में विपक्ष का क्या रुख रहता है। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ भोपाल से विपिन, न्यूज़ 24।